नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रिंकू सर एक बार फिर अपना चैनल जो है उसमें स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में स्टैटिक जीके आज मैं आपको लेके आया हूं। दोस्तों, ये हमारा परीक्षा विशेषांक का सीरीज है। इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों, जो नागालैंड है इसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। दोस्तों, अंग्रेजी जब से ये राज्य की स्थापना हुई है तब से इस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ का जो बौद्ध धर्म है उसका जो त्रिपिटक ग्रंथ है दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ जो है दोस्तों वो मूल भाषा पाली में लिखा गया। दोस्तों, पाली भाषा में इसको लिखा गया है। दोस्तों, इसके बाद इसे तमाम भाषाओं में अनुवादित किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपिटक है इसमें बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। उपदेशों को इसमें बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म जो है वो है आलम आरा। आलम आरा के निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी। आर्देशिर ईरानी। दोस्तों, इसे 1931 में सबसे पहले मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया। दोस्तों, और प्रकाशित हुई ये फिल्म। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म की इतनी ज़्यादा अहमियत या चर्चा थी या इतना नाम था कि इसके लिए वहाँ की मुंबई की जो सरकार है, राज्य सरकार है, जो वहाँ की सिनेमा घरों में पुलिस लगानी पड़ी भीड़ नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर केवल ये पूछे कि भारत की पहली फिल्म कौन सी है तो फिर है राजा हरिश्चंद्र, जिसे डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के, जो हमारे हिंदी सिनेमा जगत के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने इस राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किया था। और जबकि पहली बोलती फिल्म जो है दोस्तों वो है आलम आरा। इसको आर्देशिर ईरानी ने डायरेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, कब हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ पैक्ट है वो 1916 में किया गया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है। चीन, नेपाल और भूटान से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिक्किम वो राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो सिक्किम है इसके ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ यहाँ पर छोटा सा सिक्किम है इस तरह से भारत के नक्शे में, और यहाँ पर इधर नेपाल है दोस्तों, इधर चीन है दोस्तों, और यहाँ भूटान है दोस्तों। इधर इस तरफ है भूटान। इस तरह से सिक्किम की सीमा इन तीन देशों से मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, झीलों की नगरी जो है वो बहुत खूबसूरत शहर है उदयपुर, इसको हम झीलों की नगरी कहते हैं। जबकि नवाबों की नगरी लखनऊ और बेंगलुरु जो है वो उद्यानों की नगरी है, बगीचों की नगरी है। उद्यानों की नगरी बेंगलुरु, नवाबों का शहर लखनऊ, जबकि झीलों की नगरी जो है दोस्तों वो है हमारा उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। एक बेहतरीन पर्यटन स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दोस्तों जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है दोस्तों, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। दोस्तों कब ये नारा दिया था? ये 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया, उसके ठीक बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि जय जवान जय किसान किसने नारा दिया, तो दोस्तों वो है लाल बहादुर शास्त्री। अगर ये पूछा जाए, अब एक नया स्लोगन भी आ गया है जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, वो है जय जवान जय विज्ञान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है वो देश के उपराष्ट्रपति को देता है। वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति जो हैं दोस्तों वो है जगदीप धनखड़। इसके पहले जगदीप धनखड़ जो थे वो पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया? दोस्तों चौरी चौरा कांड जो था 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि वास्तव में अगर असहयोग आंदोलन वापस ना लिया जाता तो देश इसी समय आज़ाद हो जाता, यानी 1922 में ही देश आज़ाद हो जाता, क्योंकि ये वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन जिसमें ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें थी वो पूरी तरह से हिल गई थी। क्योंकि असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेगा। जैसे छात्र कॉलेज स्कूल नहीं जाएंगे, जो वकील हैं वो कोई केस नहीं लड़ेंगे, क्लर्क हैं वो कोई अपना काम नहीं करेंगे। इसी तरह से जितने वर्कर थे, जितने कामगार लोग थे, कि सब ने असहयोग कर दिया था, माने सहयोग करना बंद कर दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी। लेकिन ठीक उसी समय चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर के गांव के पास भीड़ जो थी वो प्रदर्शन कर रही थी, उग्र प्रदर्शन कर रही थी। तो उस समय वहां पर जो दरोगा था और कुछ पुलिस वाले थे, उनको भीड़ को उन्होंने रोका, जिसकी वजह से भीड़ ने गुस्से में आकर उन सभी पुलिस वालों और उस दरोगा को एक वहाँ की जो जेल थी एक कमरे में बंद करके आग लगा दी और उन सब की मृत्यु हो गई। इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के किस शासक ने द्वारा कराया गया? दोस्तों महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, बहुत फेमस रथ मंदिर है, इनका निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन ने कराया। दोस्तों नरसिंह वर्मन ने इनका निर्माण कराया। दोस्तों आप अपने कमेंट में मुझे बताएंगे कि महाबलीपुरम जो है उसके जो रथ मंदिर है वो किस राज्य में है, किस राज्य में है। दोस्तों आप मुझे ये कमेंट में लिख के बताइए कि ये जो मंदिर है महाबलीपुरम रथ मंदिर, ये किस राज्य में है। दोस्तों महाबलीपुरम को एक पुराना नाम भी है इसका मामल्लपुरम, मामल्लपुरम की मंदिर से भी जानते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा जो स्थापना की गई वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो था दोस्तों वो वास्तव में जो छुआछूत, अस्पृश्यता और जो जातिगत भेदभाव था उसके विरोध में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में किन गैसों का मिश्रण भरा होता है? दोस्तों ट्यूबलाइट जो होती है उसमें आर्गन और पारे की वाष्प भरी होती है। दोस्तों आर्गन और आर्गन एक जो अक्रिय गैस है और पारे की वाष्प को उसमें भरा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
किसी भी ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? किसी भी ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना, आपने इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो सोना होता है, सोना माने ठोस, गोल्ड ठोस होता है, उसको तपाकर ही उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। यानी कहावत भी है कि लोग तपकर ही निखरते हैं। तो वो जो निखार की बात होती है ना, कि हम इसको कैसे जाने कि ये शुद्ध है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है। गलाना माने गलनांक बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है दोस्तों? मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है हृदय। दोस्तों हृदय आप जानते ही हैं कि 1 मिनट में 72 बार, सामान्य तौर पर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और मैं आपको बता दूं कि हृदय जो है वो 24/7/365 धड़कता रहता है। अगर जरा देर के लिए भी बंद हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हृदय जो है मानव शरीर का सबसे बिजी पार्ट है, बिजी अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है दोस्तों, वो है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से किया। राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का भी अंत किया है कर्नल स्लीमैन की सहायता से। लेकिन जो सामाजिक तौर पे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है दोस्तों, वो है सती प्रथा का अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा समता का अधिकार प्रदान किया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें समता का एक अधिकार है। समता का अधिकार दोस्तों, समता के अधिकार को मैं आपको बता दूं, जो समता का अधिकार है हमारा, वो 14 से 18 के बीच में है दोस्तों, 14 to 18। और उसमें जो समता का अधिकार है, यानी विधि के समक्ष समान रूप से, विधि यानी कानून यानी लॉ के समक्ष सभी बराबर हैं, इसको रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 कहता है कि जो भारत का नागरिक है वो विधि के समक्ष समान है, यानी विधि के समक्ष समता का अधिकार उसको प्राप्त है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों मानव शरीर का जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, वो है गुर्दा। गुर्दे जो होते हैं यानी किडनी का काम है शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानना, और इस जो शरीर में जल का संतुलन है उसको बना के रखना। जो शरीर का, अगर मान लीजिए किडनी सही काम ना करे तो व्यक्ति को डिहाइड्रेशन भी होगा, और इसके अलावा तमाम प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। मनुष्य में दाएं और बाएं 2 किडनियां होती हैं दोस्तों। चलिए, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी होती है। दोस्तों मुद्रास्फीति के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी हो जाए उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। दोस्तों इसको कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। मैं आपको इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम पर हो। मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी, मंदी की जगह अगर कह दिया जाए बेरोजगारी, तब भी आपका आंसर स्टैगफ्लेशन होगा, क्योंकि मंदी होगी तो बेरोजगारी होना तो जाहिर सी बात है। या यूं कहें कि जब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी तो जाहिर सी बात है कि मंदी होना लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मीरा सेठ समिति का संबंध है? किस क्षेत्र से मीरा सेठ समिति का जो संबंध है दोस्तों, हथकरघा उद्योग से है। हथकरघा उद्योग जो है इससे मीरा सेठ समिति का संबंध है। मीरा सेठ समिति ने 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों, अपनी रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की थी और उस समय उन्होंने कहा था कि हथकरघा उद्योग के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक है। ये उन्होंने 1997 में अपनी रिपोर्ट में कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्ट करेंसी होती है वह होती है जिसकी वह मुद्रा, यानी मुद्रा, कैसी मुद्रा? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। आपूर्ति माने जो सप्लाई है वो मांग यानी डिमांड की अपेक्षा अधिक हो, माने मुद्रा जो है देश में ज़्यादा उपलब्ध हो जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा। तब ऐसे में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है और जो जिस देश में ऐसा होता है वहाँ की करेंसी लूज मानी जाती है। जैसे वर्तमान में मैं कहूँ कि जिम्बाब्वे का जो डॉलर है उसका मूल्य बहुत कम है, इसका एक उदाहरण है। अगर ये कहता कि हार्ड करेंसी क्या है तो मैं आपको बता दूं इसका ठीक उल्टा होता, यानी कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो, माने आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो, यानी कि मुद्रा जो है वो कम हो और उसकी मांग जो है वो ज़्यादा हो। तो उस स्थिति में जैसे अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसके लिए उदाहरण हो सकता है अमेरिकी डॉलर और इसके अलावा चीनी मुद्रा, जापानी मुद्रा, ये भी हार्ड करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों द्वारा उनके खाना प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? आप शायद सामान्यतः इसको हिंदी नाम से जरूर जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग इसके लिए करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अवतल दर्पण की क्या खासियत है मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें जो चित्र बनता है वो यानी प्रतिबिंब बनता है वो आवर्धित होता है, यानी बड़ा बनता है। बड़ा होकर छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो डेंटिस्ट होते हैं वो छोटे दांतों के छोटे छोटे पार्ट को भी, यानी जो गैप या कोई कमी होती है उसको आसानी से देख लेते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का और क्या उपयोग है? जैसे सर्च लाइट होती है, टॉर्च होती हैं, गाड़ी की हेडलाइट होती हैं, जिससे वो प्रकाश जो है वो फैले। इसको हम इसीलिए कहते हैं अभिसारी। ये कैसा होता है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अभिसारी होता है, यानी कि प्रकाश को फैला देता है और इसके द्वारा बने गए चित्र जो है वो बड़े होते हैं, प्रतिबिंब बड़े होते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 23। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों वो है पराश्रव्य तरंगे। 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। श्रव्य यानी ऑडिबल वेव्स ये होती हैं दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो श्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। इनकी जो श्रव्यता की सीमा होती है, इनका जो परास होता है, श्रव्य तरंगें इनको मनुष्य आसानी से सुन सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अपश्रव्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है दोस्तों।
जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से जिनकी आवृत्ति अधिक होती है उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का बहुत उपयोग है, जैसे जो सोनार टेक्निक है, समुद्र में किसी खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कल पुर्जों को साफ करने के लिए हवाई जहाज, वायुयान इनके पुर्जों को साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो हैं वो केवल कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ ही सुन सकते हैं। यही कारण है कि जब चमगादड़ रात में उड़ता है तो वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है और वो तुरंत दीवार से टकराकर वापस आती हैं और उस चमगादड़ को पता चलता रहता है कि सामने कोई बाधा है जिससे हमें मुड़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। निम्नलिखित में से कौन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो होता है वो कार्य करता है। रॉकेट आगे की तरफ जाता है और जो रेखी संवेग संरक्षण होता है वो इस पर लागू होता है, यानी जितना बल आगे की ओर लगाया जा रहा है उतना ही बल पीछे लगाया जाना है। रेखी संवेग संरक्षण नियत होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में रॉकेट जो है वो आगे की तरफ भागता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकों और उनके लेखकों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, समुद्रगुप्त द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी है वो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। यहाँ ये गलत है कि हर्षचरित्र जो लिखी है वो हरिसेन ने लिखी है। दरअसल हर्षचरित्र नामक पुस्तक है दोस्तों वो बाण भट्ट ने लिखी है, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। दोस्तों हर्ष राजा थे उनकी जो जीवनी है हर्षचरित्र वो बाण भट्ट, उनका जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? दोस्तों भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई। दोस्तों 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन भारत में नई वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाई गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में जो कलकत्ता में भी यानी पश्चिम बंगाल में भी तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। दोस्तों ये जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है दोस्तों वो हाल में ही पश्चिम बंगाल में चलाई गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वंदे भारत ट्रेन है ये शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस करने के लिए लाई गई है। दोस्तों किसी भी फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? दोस्तों किसी भी फुटबॉल मैच की अवधि जो होती है दोस्तों वो होती है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे के दौरान दोनों जो टीमें खेलती हैं उनको एक टीम को दूसरी टीम से अधिक गोल करने होते हैं जिससे डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक स्लमडॉग मिलेनियर किसने लिखी? दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो विकास स्वरूप हैं। विकास स्वरूप ने ये पुस्तक लिखी है। दोस्तों ये जो पुस्तक है इसी पे आधारित एक फिल्म बनी थी स्लमडॉग मिलेनियर। इसको निर्देशित किया था डैनी बॉयल ने इसको निर्देशित किया था। इस फिल्म को, जो इस पुस्तक पे आधारित फिल्म बनी थी वो डैनी बॉयल ने निर्देशित की थी और स्लमडॉग मिलेनियर ने 8 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह त्योहार जो मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है जो सूर्य पूजा के लिए समर्पित है। दोस्तों बिहार का ये बहुत बड़ा त्यौहार है जो वास्तव में सूर्य पूजा के लिए समर्पित है और दिवाली के कुछ दिन बाद ही इसको मनाते हैं। इसको कहते हैं छठ पूजा। दोस्तों छठ पूजा जो है वो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। दोस्तों बिहू जो है दोस्तों असम में मनाया जाता है।
उगादि जो है दोस्तों ये कर्नाटक का है, और लोसांग जो है दोस्तों वो सिक्किम का है। सिक्किम, ये सिक्किम में मनाया जाता त्यौहार। बिहू असम में, उगादि कर्नाटक में, और छठ पूजा जो है बहुत बड़ा त्यौहार है बिहार का। उस समय हर बिहार का व्यक्ति, बच्चा बच्चा अपने घर पहुंचता है और उस त्यौहार को मनाता है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय निशानेबाज जो हैं अभिनव बिंद्रा, उनकी जो आत्मकथा है वो है अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। चाप चार कुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों चाप चार कुट उत्सव जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में जो ये त्यौहार मनाया जाता है, ये जो फसल होती है, फसल कटने के बाद इसे एक नए नव वर्ष के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर पंजाबियों में लोहड़ी है, हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति है, और ये मिजोरम में चाप चार कुट मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-44 है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 3785 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि NH-966B, ये नया नाम है इस राजमार्ग का। ये सबसे छोटा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है नेशनल हाईवे 966B। ये सबसे छोटा राजमार्ग है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है, तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें जो क्रिया की जाती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जिस तरह से डांस जो होता है, ये शास्त्रीय नृत्य, इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट और पेनाल्टी मार्क के बीच की दूरी कितनी होती है? गोल पोस्ट और पेनाल्टी मार्क के बीच में दोस्तों 11 मीटर की दूरी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो गोल पोस्ट होता है, जिसको डी बोलते हैं, वहाँ से एक पेनाल्टी कॉर्नर होता है, पेनाल्टी मार्क होता है। वहाँ से जब पेनाल्टी शूट आउट किया जाता है तो उसकी दूरी 11 मीटर की है। दोस्तों अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जो जीत मिली थी वो पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा ही जीत मिली थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। ये चारों मठ में से जो श्रृंगेरी मठ है वो कहाँ है? दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ चारों दिशाओं में स्थापित किए थे। एक उत्तर में, दूसरा पूर्व में, तीसरा दक्षिण में, और चौथा पश्चिम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रृंगेरी मठ है ये दक्षिण में स्थापित है। और कहाँ स्थापित है? रामेश्वरम में स्थापित है। जो 4 मठ स्थापित किए गए थे उनमें पश्चिम में है द्वारका गुजरात में, इसके बाद उत्तर में दोस्तों गोवर्धन है, और इसी तरह से एक और है जोशी मठ उत्तरांचल में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस जो है दोस्तों वो हिमा दास हैं। हिमा दास जो हैं वो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, रनिंग से जुड़ी हुई हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। वर्तमान में चूंकि मैं आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा, ढिंग एक्सप्रेस पहले इन्हें कहते क्यों हैं? ये दरअसल में असम के ढिंग गांव से हैं, यानी ये असम के ढिंग गांव की रहने वाली हैं, इसीलिए उनको ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। वर्तमान में असम सरकार ने इनको डीएसपी का पद दिया है। इनके प्रदर्शन को देखते हुए इनको डीएसपी का पद दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस की बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं? इनमें से कौन सी जो है वो टेबल टेनिस की चर्चित खिलाड़ी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो खिलाड़ी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है इस समय हमारे देश की सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हाल ही में इनका नाम जो है वो बहुत बड़ा हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र या पहली भारतीय महिला हैं जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जिन्होंने पदक जीता। दोस्तों एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुई है, एशियन टीटी टेबल टेनिस में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोस्तों कांस्य पदक इन्होंने जीता है एशियन टेबल टेनिस में, और ये जो हैं वो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु शटलर है यानी कि बैडमिंटन से हैं, निखत जरीन है वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और हिमा दास हैं वो एथलेटिक्स यानी रनिंग से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में, किसके शासनकाल में आया? दोस्तों ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन इन्होंने अपनी इस पुस्तक इंडिका में लिखा है। दोस्तों इनको किसने भेजा था यूनान से? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने का ये राजदूत था, इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक सेक्स हार्मोन किस में पाया जाता है? दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों ये पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों के टेस्टिस यानी वृषण में ये पाया जाता है। दोस्तों अगर ये पूछ ले कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है महिलाओं में, तो एक तो होता है दोस्तों एस्ट्रोजन होता है, और दूसरा होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों महिलाओं में दो सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन महिलाओं में पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में जो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। दोस्तों ये महिलाओं में पाए जाने वाले दो सेक्स हार्मोन हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में किसे भारत की आत्मा कहा गया है? दोस्तों भारत की जो आत्मा है भारतीय संविधान में उसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको, और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों एक मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखते हैं जरा। विटीकल्चर अंगूर की खेती बिल्कुल सही है। विटीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट सही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी बिल्कुल सही है। दोस्तों पिसीकल्चर जो है वो मधुमक्खी से नहीं है बल्कि मछली पालन से है। दोस्तों मछली पालन से संबंधित है।
पिसीकल्चर जो है दोस्तों मछली पालन से है। मैं इसका एक लॉजिक बताता हूँ दोस्तों, ऐसे मैं याद कराता था अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि पिसीकल्चर है, पिसी माने मछली, तो मछलियों को पीस कर खाओ, यानी पिसी माने मछलियों को पीसो और खाओ। इस तरह से मैं आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक बताता था। विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ, दोस्तों ये पूछा है इसने, विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। अगर ये पूछा जाए कि प्रयोगशाला में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला पदार्थ कौन था, या विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था, तो दोस्तों है वो यूरिया, NH2CO NH2 इसका रासायनिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। 101वां संविधान संशोधन है दोस्तों, वो है जीएसटी से संबंधित। यहाँ लिखना चाहिए जीएसटी, टाइपिंग एरर हुई है, जीएसटी से संबंधित है। और ये संविधान संशोधन जो किया गया था, 101वां संविधान संशोधन, इसको करने के बाद पूरे देश में 2017 में जीएसटी को लागू किया गया। दोस्तों 100वां संविधान संशोधन है, यहाँ पर ये आंसर है आपका, यानी कि ये सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि 100वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, वो भारत और बांग्लादेश के सीमा समझौते से संबंधित है दोस्तों, सीमा समझौते से संबंधित है। भारत, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता हुआ था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन दोस्तों ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, सामान्य वर्ग के लोग, उनको भारतीय संविधान में इस संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये अनुच्छेद, इसमें एक नया जोड़ा गया है, नया आर्टिकल जोड़ा गया है 21A। इसमें क्या कहा गया है कि जो 14 वर्ष तक के राज्य, जितने भी राज्यों के, प्रत्येक राज्य जो है उनके बालकों के, जो 14 वर्ष तक के बालक हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। चलिए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य कौन था? दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला जो राज्य था दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले सहायक संधि करने वाला जो राज्य था दोस्तों, वो था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम जो थे, उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के सामने घुटने टेके थे और सहायक संधि की थी। इसके बाद दोस्तों जो था वो दूसरे नंबर पे जो जिसने सहायक संधि करी वेलेजली के साथ, वो मैसूर था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों हाइड्रोफोबिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं रेबीज। रेबीज जो होती है वो आप जानते ही हैं, कुत्ते के काटने से होती है, इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, लोगों को रेबीज या हाइड्रोफोबिया होने के बाद पानी से डर लगने लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य के लाल रंग के दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? लाल क्यों दिखाई देता है? वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों जब सूर्य डूबता है या उगता है तो उस समय सूर्य जो होता है वो क्षितिज पर होता है और इतनी दूर से प्रकाश आने में प्रकाश जो है वो फैल जाता है, लेकिन लाल रंग जो होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता, फैलता नहीं है, जिसके कारण जो सूर्य है उसका हमें लाल रंग दिखाई देता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों जिंदा पीर औरंगजेब का उपनाम है, जिंदा पीर यानी कि जीवित संत। विरोधाभासों का मिश्रण, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। इस मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी ये है कि ये जो भी काम करता था वो हमेशा गलत होता है।
नियत अच्छी होती थी, कर भला और हो बुरा वाली कंडीशन थी इनके साथ में, यानी कि ये जो करते थे वो उसका उल्टा रिजल्ट आता था, अच्छा करते थे बुरा रिजल्ट आता था। तो मोहम्मद विरोधाभासों का मिश्रण, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही उपनाम इनका। रंगीला शासक, दोस्तों मोहम्मद शाह जो था मुगल शासक, रंगीला शासक था। ये अपने दरबार में नर्तकियों को और इस तरह की एक्टिविटीज ये करता था, नृत्य आदि संगीत इनमें व्यस्त ज़्यादा रहता था। अब देखते हैं मूर्ख शासक। दोस्तों मूर्ख शासक जो था वो बहादुर शाह नहीं थे, वो था जहांदर शाह, जहांदर शाह। इसको लंपट मूर्ख कहते थे, इसको लंपट मूर्ख या मूर्ख शासक कहते थे। किसको कहा जाता था? जहांदर शाह को। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? सुमेलित कौन नहीं है? आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है अरुंधति रॉय हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। इनकी एक पुस्तक आई थी, बहुत चर्चित हुई। तो दोस्तों इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। ये इनको बुकर पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था 1997 में। इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जो मिला था इन्हें, पहली भारतीय महिला बनने का गौरव मिला इन्हें, वो थी अरुंधति रॉय और द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष या बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, तो वो हैं दोस्तों वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया था पुरुषों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों ये है बैरन द्वीप। बैरन जो द्वीप है जो, वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में केवल 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं और दोनों जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। एक का नाम है बैरन द्वीप और दूसरे का नाम है नारकोंडम। ये सुप्त ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्न में कौन सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों सबसे पहले लोकटक झील। लोकटक झील ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है दोस्तों, मणिपुर में है लोकटक झील। लोनार झील बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील जो है दोस्तों वो ओडिशा में है, ओडिशा में है। और वेरीनाग झील जो है दोस्तों वो है श्रीनगर में, यानी जम्मू कश्मीर में। तो जितने भी नागों वाली झील हैं वो सब जम्मू कश्मीर हैं, ठीक है। चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है और वो उड़ीसा राज्य में है, जबकि लोकटक झील है वो मणिपुर में है। लोनार झील है वो महाराष्ट्र में, यानी आंसर यही होगा कि जो लोनार है वो महाराष्ट्र में है। लोनार झील की खासियत क्या है कि दोस्तों ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो होंगे वो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं समय, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनमें आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको
पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाबा आप लाइक नहीं करते हो, लाइक तो करो। लाइक करेंगे थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम आपने इसको लाइक किया, इस वीडियो पे हमारे इतने सारे लाइक आए, ये अच्छा लगता है देखकर, मेहनत का थोड़ा सा फल मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। और अगर आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रही है तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।